हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन गौरव में। दोस्तों, अपकमिंग एग्जाम जितने भी आपके हैं, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे बीईओ, लेखपाल हो, पुलिस हो, उन सभी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आपके लिए आए हैं राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मुझे लगता है इसको एक वीडियो में लाना बड़ा कठिन काम था, इसीलिए हमने केवल उससे एक चीज छांट ली है जो कि है आपका गांधी युग। और हम गांधी युग पर चर्चा आज करेंगे आपके सामने। बोर्ड पर कई सारी चीजें लिखी हैं तो उनकी चर्चा करते हैं, एक एक पॉइंट बताएंगे। तो इस पूरे वीडियो को आप पूरा ध्यान से सुनिएगा, कॉपी पेन लेके सुनिएगा और जो भी पॉइंट मेन में लगे उनको नोट भी आप करना। हालांकि सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, सारे आपको नोट करने हैं, तो पूरा वीडियो देखिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो बात हो रही है गांधी युग की। हमने इस टॉपिक की जो हेडिंग डाली है वो डाली है मोहन से महात्मा। मोहन से महात्मा बनने के सफर की बात कर रहे हैं। बात करते हैं मोहनदास करमचंद गांधी की। इनका असली नाम मोहनदास गांधी था, लेकिन साउथ के राज्यों में, साथ में आपके मुंबई, बंबई, गुजरात, आप ध्यान दीजिएगा उस समय मुंबई और गुजरात अलग अलग नहीं था, महाराष्ट्र और गुजरात अलग नहीं था, दोनों एक था, जिसे बॉम्बे बोलते थे। तो वहां के लोगों में अपने नाम के साथ पिता का नाम लगाने का चलन है, इसीलिए इनका पूरा नाम हो गया मोहनदास करमचंद गांधी, क्योंकि इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। जन्म इनका होता है 2 अक्टूबर 1869 को। गुजरात में जगह है पोरबंदर, वहां पे जगह है काठियावाड़ा, वहां जन्म हुआ। माँ का नाम था पुतलीबाई और पिता का नाम इनके था करमचंद गांधी, इसीलिए इनका पूरा नाम हो गया मोहनदास करमचंद गांधी। 13.5 साल की उम्र में इनकी शादी होती है कस्तूरबा गांधी से, जिनको प्यार से ये बा बोलते थे। हालांकि जिस समय इनकी शादी हुई ये 13.5 साल के थे और इनकी पत्नी 14 साल की थी। इनके 4 बेटे होते हैं, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। ये इनके 4 बेटे हैं। ये इनका प्रारंभिक जीवन है कि 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हो रहा है गुजरात पोरबंदर में। पिता का नाम मोहनदास है, पिता का नाम करमचंद है, माता का नाम पुतलीबाई है, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी है। 4 इनके बेटे हुए, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्फ्रेड नोबल स्कूल में हुई और साथ में एक कॉलेज और था, श्यामल दास कॉलेज, ये भावनगर गुजरात में, वहां इनकी शिक्षा हुई। बहुत अच्छे पढ़ाई में नहीं थे, एक एवरेज स्टूडेंट थे और अपने माँ बाप के कहने पर ये लंदन जाते हैं, बैरिस्टरी की पढ़ाई करते हैं 88 में और 91 में बैरिस्टर बनकर भारत वापस लौटते हैं 1891 में। यही वो समय था जब इनकी माता पुतलीबाई का निधन हो गया। तो 1891 में ये पहली बार भारत आते हैं, प्रैक्टिस करना चालू करते हैं तब के बंबई में, जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र मिला हुआ था। और होता क्या है कि 1893 में, 1893 में, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। 1893 में ये दादा अब्दुल्ला एक व्यक्ति थे जिनकी कंपनी थी अब्दुल्ला एंड कंपनी। उसके एक मुकदमे के सिलसिले में साउथ अफ्रीका जाते हैं। ये वो दौर था जब साउथ अफ्रीका पर ब्रिटेन का कब्जा था और विश्व के आधे से ज्यादा लगभग 54-55 देशों पर ब्रिटेन का कब्जा था। वहां रंग भेद की नीति थी, गोरे और कालों के बीच बड़ा अंतर था। कालों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था। कालों का मतलब एशियाई लोगों से है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था। गांधी जी भी जाते हैं और गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। मैंने लिखा है डरबन से प्रिटोरिया, दादा अब्दुल्ला के वकील बनकर। वहां पे एक स्टेशन है मेरिट्सबर्ग। इनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, फिर भी इन्हें 3rd क्लास में बैठने को मजबूर किया गया। कुछ इनके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार भी हुआ, जिसे कह सकते हैं हम हाथापाई हुई। और इनको स्टेशन, जब ये नहीं माने 3rd क्लास में चलना, तो इन्हें स्टेशन से बाहर फेंक दिया गया या ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया या इनको हटा दिया गया। पहली बार इन्हें रंग भेद की नीति का शिकार होना पड़ा। पहली बार काले और गोरों के भेद में इनका अपमान हुआ और ये बात इनको अंदर तक चुभ गई। और यहीं से शुरू होता है मोहनदास का या मोहन से महात्मा बनने का सफर।
और ये मोहन से महात्मा बनने का सफर कोई ऐसा नहीं था कि कहीं एक निश्चित काम के लिए, नहीं, मोहन से महात्मा बनने का जो ये सफर चालू हुआ, ये अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने के साथ साथ प्रत्येक जनमानस की आंखों से आंसू पोंछने का एक ऐसा ग्लोबल संघर्ष बन गया, एक ऐसा वैश्विक संघर्ष बन गया कि पूरे विश्व ने इन्हें सलाम किया और इनके जन्मदिन को 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया। तो 1893 में डरबन से प्रिटोरिया जाते समय दादा अब्दुल्ला के वकील बनकर इनके साथ रंगभेद के शिकार हुए। उसके बाद 1894 में नडाल इंडियन कांग्रेस की इन्होंने स्थापना की। याद रखिएगा, अगर आ जाए पहला गांधी जी का पहला संस्थान कौन सा था तो नडाल इंडियन कांग्रेस। पहला क्वेश्चन नहीं बनता कि पहला इनका जो संस्थान था वो कौन था, नडाल इंडियन कांग्रेस, ये इनका एक संगठन था पहला। 1901 और 2 में ये इंडिया से वापस साउथ अफ्रीका आए और साउथ अफ्रीका से वापस भी इंडिया चले गए, बीच में आए वापस चले गए। 1903 में इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक एक न्यूज़पेपर निकाला, इंडियन ओपिनियन 1903 में। ध्यान दीजिएगा, ये अभी साउथ अफ्रीका में है, इसका मतलब अभी ये साउथ अफ्रीका में ही है। यानी कोई कहते कि पहला अखबार जो उन्होंने निकाला वो कौन सा था, इंडियन ओपिनियन, और वो कहां था, साउथ अफ्रीका। 1906 में इन्होंने पहला सत्याग्रह किया। 1906 में इन्होंने पहला सत्याग्रह किया। ध्यान दीजिएगा, अभी ये साउथ अफ्रीका में ही है, यानी इनका पहला सत्याग्रह। सत्य के साथ इनका सफल प्रयोग कहां होता है, 1906 में साउथ अफ्रीका में ही हुआ है। इसके बाद 1908 में इन्हें जोहान्सबर्ग में गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद 1910 में टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की, ये इनका पहला आश्रम है और ये भी साउथ अफ्रीका में है। यानी इनका पहला संगठन नडाल इंडियन कांग्रेस साउथ अफ्रीका में, इनका पहला अखबार इंडियन ओपिनियन साउथ अफ्रीका में, इनका पहला सत्याग्रह सत्य के साथ सफल प्रयोग पहला कहां, साउथ अफ्रीका में, और पहला आश्रम भी कहां, साउथ अफ्रीका में 1910 में। फिर 1913 में इन्होंने द ग्रेट मार्च, एक बड़ा एक नेतृत्व, इन्होंने एक बड़ा आंदोलन चलाया जिसमें लगभग तब के समय के 2 से 2,500 लोग शामिल हुए। इनको समर्थन लोगों का मिलता गया, जिसकी वजह से अंग्रेज सरकार झुकी और इन्हें रिहा कर दिया गया। 1914 में इनके हितों के कार्यों को देखते हुए इन्हें केसरे हिंद का मेडल मिला, केसरे हिंद का मेडल मिला। ध्यान दीजिएगा, 1914 से लेकर 14 से ही स्टार्ट हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध चालू हो गया, महात्मा गांधी ने भारतीय युवाओं को अंग्रेजी सेना में भर्ती करने के लिए प्रेरित किया। वो चाहते थे कि भारतीय युवा अंग्रेजी सेना में भर्ती हों, अंग्रेजी सेना की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लें। ये सब इसलिए किया कि इनको लगता था कहीं ना कहीं कि जितना ज्यादा हम अंग्रेजों के समर्थन में रहेंगे, युद्ध के बाद जब अंग्रेजों की स्थिति अच्छी हो जाएगी तो हो सकता है वो भारत की आजादी के लिए भारत के लोगों का साथ दें, ऐसा इनका सोचना था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अंग्रेजों ने इनका यूज तो किया, लोग इनको भर्ती कराने वाला सार्जेंट तक बोलने लगे थे, इनका यूज तो किया, लेकिन भारत को आजादी नहीं दी। और 21 साल बाद 9 जनवरी 1915 को ये वापस भारत आए। तो इस बार ये परमानेंट के लिए आए थे, यानी 9 जनवरी 1915 को जब ये वापस आए तो 21 साल बाद आए, और इसीलिए 9 जनवरी को इनके आने के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। अब दिवस से मुझे एक बात याद आती है, आज डेट है 13 फरवरी, और 13 फरवरी को होता है कौन सा दिवस, चलिए कोई बताएगा, चलिए कमेंट बताइएगा, अगर आपको मालूम होगा, लेकिन फिर भी आपको बता दें 13 फरवरी आज है, 13 फरवरी 2020 आज होता है विश्व रेडियो दिवस। विश्व रेडियो दिवस है आज। चलिए ठीक है, तो 9 जनवरी को क्या था, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी 21 साल बाद साउथ अफ्रीका से इंडिया परमानेंट आए। 1916 में ये आ गए गुजरात में इन्होंने साबरमती तट पर या साबरमती जगह पर, अहमदाबाद में जगह है वहां पर साबरमती आश्रम की स्थापना की। अब देखिए होता क्या, यहां से कहानी में थोड़ा मोड़ होता है। एक व्यक्ति है बिहार के जिनका नाम है रामचंद्र शुक्ला।
रामचंद्र शुक्ल इनके पास आए, इनसे आग्रह किया कि आप बिहार चलिए। बिहार में एक जगह है चंपारण, वहां पे जो नील की खेती कर रहे किसान हैं उनकी समस्याओं को सुनिए। तो मैंने वही लिखा है यहाँ पे 1917 में चंपारण में नील किसानों के समर्थन पर रामचंद्र शुक्ल के आग्रह पर। ये रामचंद्र शुक्ल जी के, मैं हट जा रहा हूं यहां से, चाहता हूं कि आपको ये चीजें ज्यादा दिखें। हम किनारे हो रहे हैं, मेरी आवाज सुनिएगा, बाकी देखिएगा इसको। 1917 में चंपारण में नील किसानों के समर्थन में ये जाते हैं। और नील किसानों के समर्थन में क्यों जाते हैं समझिएगा। वहां पे एक सिस्टम था 3 कठिया। ये 3 कठिया क्या होता है आप ध्यान दीजिएगा, आपको केवल इनसे मतलब है, इनको नोट करिएगा। इसीलिए मैं बहुत किनारे हूं ताकि आपको क्लियर दिखे क्या लिखा है, कम से कम सन तो दिखे। 3 कठिया क्या था, 3/20। इसका मतलब था 20 में से 3 हिस्सों पर, 20 में से 3 हिस्सों पर नील की खेती करना अनिवार्य है। और ये भी 3 हिस्से कौन थे, ये 3 हिस्से जमीन का वो हिस्सा होते थे जो सबसे ज्यादा उपजाऊ हो या जो सबसे ज्यादा फर्टाइल हो, सबसे ज्यादा अच्छे हो। अब जो 17 हिस्से बच रहे हैं, नील की खेती में होता क्या था कि नील की जड़ें इस तरह की थी कि वो आसपास की जमीन को और उस जमीन पर जहां वो स्वयं उग रही है उसको बाद में अनुपजाऊ कर दे, ऊसर कर दे या बंजर कर दे। इसीलिए किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे, लेकिन वहां के स्थानीय जमींदार जो थे वो इन्हें जबरदस्ती नील की खेती कराते थे। महात्मा गांधी पहुंचे, वहां की दशा देखी, वहां की बात को समझा और इन्होंने एक आंदोलन चालू किया, जिसके फलस्वरूप जो वहां के जमींदार थे वो झुक गए। उन्होंने वहां की जनता के टैक्स माफ कर दिए, 3 कठिया सिस्टम को खत्म कर दिया। ये भारत में इनका पहला आंदोलन था जो सफल होता है। और इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें हम लोग बोलते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें भारत में पहली बार साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, उन्होंने इन्हें महात्मा की उपाधि दी। तो महात्मा की उपाधि मिली इनको किस आंदोलन के दौरान, चंपारण में नील किसानों के समर्थन में जो आंदोलन किया, यह भारत में इनका पहला आंदोलन था। तीसरी चीज, रामचंद्र शुक्ल जी का समर्थन के आग्रह पे ये गए थे और इसी समय इन्हें महात्मा की उपाधि मिली। महात्मा एक बांग्ला शब्द है, चूंकि रविंद्रनाथ टैगोर भी बांग्ला भाषी थे तो उन्होंने उनकी उपाधि दी। फिर आते हैं 1918 में। 1918 में 2 आंदोलन इन्होंने और किए, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल मजदूरों के साथ भूख हड़ताल। खेड़ा सत्याग्रह में इन्होंने नारा दिया था काम नहीं, टैक्स नहीं। और अहमदाबाद में जो मिल मजदूर थे उनके साथ उनके मालिक उनको वेतन तो देते थे, बोनस नहीं देते थे। इन्होंने भूख हड़ताल की। ध्यान रखिएगा, भारत की ये पहली भूख हड़ताल है। यानी कोई कह दे कि भारत की पहली भूख हड़ताल कौन सी है, तो भारत की पहली भूख हड़ताल मोहनदास करमचंद गांधी ने करी अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में, और ये भी सफल रहा। और यहाँ पे जो इनके जो स्थानीय जो मालिक थे मजदूरों के या मिलों के, उन्होंने इन मजदूरों को 35% का बोनस दिया। 35% का बोनस देना स्वीकार किया। और अब इन तीनों सफल सत्याग्रह के बाद गांधी जी की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ गई। यहां पे एक सोचने वाली बात है, ये सत्याग्रह जो था या ये जो आंदोलन है ये स्थानीय जमींदारों के साथ था, ये जो है मिल मालिकों के खिलाफ था। खेड़ा सत्याग्रह थोड़ा बहुत वहां के स्थानीय प्रशासन के खिलाफ था, ये स्थानीय जमींदारों के खिलाफ था, ये मिल मालिकों के खिलाफ था, ये थोड़ा सा स्थानीय प्रशासन के खिलाफ था। अभी तक महात्मा गांधी अंग्रेजों के समर्थक थे, अभी तक उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया था जो अंग्रेजों के खिलाफ हो, अर्थात ये सारे आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं थे। अभी तक महात्मा गांधी अंग्रेजों के समर्थन में थे। और यहीं से वक्त ने करवट बदली और हुआ क्या समझिएगा। 1919 भारत के इतिहास में बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1919 को क्या हुआ, 19 मार्च को रोलेट एक्ट पारित हुआ है।
रोलेट एक्ट ये क्या था? रोलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसमें किसी भी व्यक्ति को केवल शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी जिस पर हमें शक है उसे गिरफ्तार कर लेंगे, भले ही उसके खिलाफ कोई सबूत है या नहीं है। सबूत तो बाद में बनाए जा सकते हैं। पूरे देश में इस आंदोलन के खिलाफ लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। लोगों ने इसे काला कानून कहा और इसके विरोध में 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने हड़ताल करने का घोषणा की और किया भी। उसी समय कांड हुआ अलीपुर कांड। अलीपुर कांड में रोलेट एक्ट के तहत वहां के एक बड़े लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी होती है। सैफुद्दीन किचलू नाम याद रखिएगा। सैफुद्दीन किचलू वहां के बड़े लोकप्रिय नेता थे, उनकी गिरफ्तारी होती है। और जब सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी होती है तो उनके गिरफ्तारी के विरोध में कुछ लोग एक पार्क में आ जाते हैं। उस पार्क का नाम था जलियांवाला बाग और वो लोग वहां पर निहत्थे लोग शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। और वहां पे जनरल डायर आता है। जनरल डायर आपने खूब नाम सुना होगा। और जनरल डायर आता है तो वो बिना किसी पूर्व सूचना के निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश देता है। सैकड़ों लोग मारे जाते हैं और पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ एक भयानक जन आक्रोश हो जाता है। देश में उबाल आता है, राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हो जाती है। महात्मा गांधी अपना कैसरे हिंद की उपाधि वापस करते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी कैसरे हिंद की उपाधि वापस की। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस की और लोगों ने भी जो उनके पास उपाधियां थी वो वापस करी विरोध स्वरूप में। इस समय देश के वायसराय कौन थे? जेम्स फोर्ड। जेम्स फोर्ड जो थे वो देश के वायसराय थे। फिर क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। ब्रिटेन जिस ग्रुप में था वो ग्रुप जीत गया और इन्होंने कई देशों के साथ अपमानजनक संधि करी। उन्हीं देशों में एक टर्की देश था जिसे तुर्की बोलते हैं, टर्की। वहां का जो राजा होता था, या ये कह सकते हैं वहां का जो प्रमुख पद होता था वो होता था खलीफा। उसके साथ सरवाय की अपमानजनक संधि हुई, उसके साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ और उस अपमानजनक व्यवहार की वजह से भारत का मुसलमान आक्रोशित हो गया। और 2 नाम आते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं अली बंधु। कौन थे? वो थे मोहम्मद अली और शौकत अली। इन्होंने खिलाफत आंदोलन की स्थापना की और खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। खिलाफत का मतलब होता है विरोध। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करी 1919 और 20 तक ही चला है। लेकिन उन्होंने इसकी अध्यक्षता करने के लिए महात्मा गांधी को, मैंने लिखा है खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन? महात्मा गांधी ये बनाए गए। जबकि खिलाफत आंदोलन शुरू किसने किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली, जिन्हें हम लोग अली बंधु कहते हैं। अब एक चीज और भी, महात्मा गांधी तो बन गए, लेकिन महात्मा गांधी ने ये पद स्वीकार क्यों किया? यहाँ पे एक दीगर बात है, सोचने वाली बात है। महात्मा गांधी को लगा कि यही वो समय है जब हम मुस्लिमों के साथ खड़े हों, ताकि मुस्लिम और हिंदू मिलकर देश की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ खड़े हो जाएं। वो हिंदू मुस्लिम एकता के बड़े प्रबल समर्थक थे, पैरोकार थे। उनको लगता था अगर हम टर्की के मुसलमानों के समर्थन में यहाँ के मुसलमानों के साथ रहेंगे तो ये मुस्लिम जो हैं हमारे साथ मिलकर देश की आजादी में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। और ऐसा हुआ भी। हसरत मोहानी से लेकर अबुल कलाम आजाद से लेकर बिस्मिल तक, अशफाकुल्लाह खां, कई लोग ऐसे थे जो राष्ट्रवादी मुस्लिम जो महात्मा गांधी के साथ जुड़ गए। 1920 में क्या हुआ? 1920 में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चला। असहयोग आंदोलन माने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यानी इस ऑपरेशन में कहा गया कि जो वकील हैं वकालत ना करें, टीचर पढ़ाए नहीं, डॉक्टर अस्पताल ना जाएं, जो और अन्य लोग जो सरकारी नौकरियां कर रहे हैं वो अपने अपने कार्यालय न जाए। सरकार को पूरी तरह असहयोग किया जाए और 1 साल के भीतर आजादी लाने का प्रयास किया जाए। उस समय वायसराय थे लॉर्ड
वायसराय कौन है? लॉर्ड रीडिंग। एक यहाँ सोचने वाली बात है, मोतीलाल नेहरू, या मैंने नेहरू लिखा है, ये जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, इन्हीं से, सुभाष चंद्र बोस इन्हीं से काफी प्रभावित थे। चित्तरंजन दास और एनी बेसेंट ने इसका प्रबल विरोध किया। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, एनी बेसेंट, ये तीनों वो थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन का विरोध किया, और एनी बेसेंट ने तो इसे मूर्खतापूर्ण विरोध भी कहा था। मूर्खतापूर्ण विरोध भी कहा था किसने? एनी बेसेंट ने। हालांकि बाद में नेहरू और चित्तरंजन दास जो हैं वो महात्मा गांधी से मिले, एक समझौता हुआ, दास समझौता, और उन्होंने अपने जो मतभेद थे भुला दिए, लेकिन एनी बेसेंट ने इसका विरोध किया था। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से किन नेताओं ने या किसने असहयोग आंदोलन का विरोध नहीं किया था। ऑप्शन में दे देगा मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, एनी बेसेंट, और एक किसी का भी नाम लगा तो मान लो एक नाम दे दिया वल्लभ भाई पटेल। ठीक, तो वल्लभ भाई पटेल तो यहाँ ही नहीं, तो यानी उन्होंने विरोध नहीं किया होगा। तो विरोध किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने, चित्तरंजन दास ने और एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने इसको मूर्खतापूर्ण विरोध भी कहा। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो जब असहयोग आंदोलन चला 2 साल तक, ये जबरदस्त, 1.5-2 साल तक खूब जबरदस्त चला, और देश में एक ऐसा माहौल बन गया था मानो आजादी मिलने ही वाली हो, और शायद मिल भी जाती, लेकिन कुछ ऐसा हो गया जो गांधी जी कतई नहीं चाहते थे, चले गए। बात थी 5 फरवरी की, सन था 1922। 5 फरवरी 1922 में क्या हुआ? गोरखपुर के पास एक जगह है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर के पास एक जगह है चौरी चौरा। एक कांड हो गया जिसे हमने कहा गया चौरी चौरा कांड। ये हुआ था 5 फरवरी को। 5 फरवरी को चौरी चौरा कांड हुआ था। क्या कांड था ये? डेट याद रखिएगा, 5 फरवरी 1922, चौरी चौरा कांड, यूपी का गोरखपुर। क्या हुआ था? कुछ लोगों की भीड़ सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके हुई जा रही होगी। एक थाना पड़ा। कुछ लोग कहते हैं थाने से सिपाहियों ने कुछ कमेंट्स किया, या उस उन्मादी भीड़ ने कुछ किया, कुछ हुआ। क्या हुआ क्लियर नहीं है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। पुलिस वालों ने कहा कि इन्होंने पहले हमको मारा, उन्होंने कहा कि इन्होंने हमें कुछ एब्यूजिंग किया, कुछ गालियां दी, जो भी हुआ हो। उस भीड़ ने उस थाने में आग लगा दी। आग लगाई और 22 पुलिस वाले जिंदा जलकर मर गए। गांधी जी इस घटना से भीतर तक हिल गए। उनको लगा कि मैं तो अहिंसात्मक आंदोलन कर रहा था और ये हिंसा कहां से आ गई। इस बात से दुखी हो गए गांधी जी, और उन्होंने 12 फरवरी के बारदोली अधिवेशन में, बारदोली मैंने लिखा नहीं है, 12 फरवरी के बारदोली जो अधिवेशन था, बारदोली का अधिवेशन, उसमें एक प्रस्ताव दिया, और इस प्रस्ताव से इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। यानी आपको 2 डेट याद रखनी, चौरी चौरा कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922, और इसे वापस लिया गया 12 फरवरी 1922 बारदोली के अधिवेशन में। अब आप समझिएगा, देश का युवा या नौजवान या कांग्रेस के बड़े नेता जो ये मान रहे थे कि बस साल 6 महीने में आजादी मिल जाएगी, वो गांधी जी के इस रोल बैक से या इस प्रस्ताव वापस लेने से, सहयोग जो ये आंदोलन है इसको वापस लेने से बहुत दुखी हुए। कई लोगों ने इसका तीव्र विरोध किया, लेकिन गांधी जी अपने बात से, टच से मस नहीं हुए। उन्होंने किसी की नहीं सुनी, और अंत में उन्होंने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। याद रखिएगा, यही वो समय था, यहीं से जो युवा वर्ग था या जिसके अंदर इसको बोलते गर्म खून वाले लोग, वो गांधी जी से कुछ नाराज होने लगे कि इन्होंने वापस क्यों लिया। चलिए आगे आते हैं। 1924 में बेलगांव का अधिवेशन हुआ। ये कर्नाटक की जगह है बेलगांव अधिवेशन, जिसमें गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया कांग्रेस। अब ये भी आप ध्यान रखिएगा,
पूरे जीवन काल में गांधी जी केवल एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं या एक बार कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की है, वो कौन सा है? बेलगांव अधिवेशन, कर्नाटक। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने करी, तो वो कौन सा था? बेलगांव अधिवेशन। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ 1927 में, और वो भारत में 1928 में आया साइमन कमीशन। लेकिन खास बात ये थी कि साइमन कमीशन में जो कमीशन बना था, इसमें ये संगठन बना था, ये जो कमेटी बनी थी, इसमें एक भी भारतीय नहीं था। और अगर एक भी भारतीय नहीं है तो लोगों ने इसका विरोध किया कि अगर भारतीय नहीं तो वो कमेटी क्यों गठित की जा रही है भारत के लिए, जिसमें भारत के लोग ही नहीं है। इसका बड़ा व्यापक विरोध हुआ। साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे, और इसमें आपने सुना होगा अच्छे से, शेरे पंजाब बोलते हैं लाला लाजपत राय। शेरे पंजाब बोलते हैं किसको? लाला लाजपत राय को। उन्होंने इसका तीव्र विरोध किया। अंग्रेजों ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, कई उनको लाठियां लगी, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। और जहां पर लाला लाजपत राय जी की मौत हो जाती है, लेकिन हाँ, लाला लाजपत राय जी ने अपनी मौत के पहले कहा था एक शब्द कि मेरे शरीर पे पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी राज्य के ताबूत में कील का काम करेगी। ये लाला लाजपत राय का स्टेटमेंट था। और इस समय तक जो क्रांतिकारी विचारों वाले लोग थे, चाहे वो भगत सिंह हो, अशफाक उल्लाह खान हो, बटुकेश्वर दत्त हो, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग हों, ये लोग बड़ा गुस्सा थे, बड़ा परेशान थे। और इसीलिए 30 अक्टूबर मैंने डेट लिखी नहीं है, 30 अक्टूबर 1928 को, 30 अक्टूबर 1928, 30 अक्टूबर 1928 को सैंडर्स का मर्डर होता है, जिसमें भगत सिंह भी थे, उनके साथी राजगुरु भी थे। 2-3 लोगों ने मिलकर प्लानिंग करी और उसको मार डाला। जो रिस्पॉन्सिबल था आपके लाला लाजपत राय की मौत के लिए, हालांकि ये रिस्पॉन्सिबल नहीं रही, उनका सहायक था, लेकिन ये लोग उसको पहचान नहीं पाए और उसको मार दिया। चलिए, खैर बात की बात थी। अब बात करते हैं 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। अब ये भी क्वेश्चन सिविल में कई बार आया है कि भाई पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ है? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में पारित हुआ है। ये लाहौर में एलिवेशन हुआ था, लाहौर में हुआ था, रावी नदी के किनारे हुआ था। और इस समय इस अधिवेशन के कांग्रेस की जो अध्यक्षता है वो कौन थे भैया? मैंने लिखा नहीं है, यहां पे थे आपके जवाहरलाल नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे लाहौर अधिवेशन में, जहां पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और एक प्रतीकात्मक रूप से 26 जनवरी एक निर्णय लिया गया कि आज से 26 जनवरी से, आने वाली 26 जनवरी से हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ये प्रस्ताव दिया गया। देखिए, समझिएगा, 26 जनवरी, अगली 26 जनवरी, अब 1929 के बाद अगली 26 जनवरी कब पड़ेगी? 26 जनवरी 1930, यानी 26 जनवरी 1930 को पहली बार मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। हालांकि भारत आजाद नहीं था, लेकिन उन्होंने प्रतीकात्मक मनाया कि हम आजाद हैं। ध्यान रखिएगा, अक्टूबर-नवंबर में ही हमारा देश का संविधान बनकर 1949 में तैयार हो गया था। हमारा देश का संविधान अक्टूबर-नवंबर 1949 में तैयार हो गया था, लेकिन उसको लागू नहीं किया। क्यों? क्योंकि देश आजाद हुआ 15 अगस्त को। लोगों ने सोचा कि 15 अगस्त को देश आजाद हुआ, यानी अब हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे 15 अगस्त को। और अभी तक जो प्रतीकात्मक 26 जनवरी मना रहे हैं, वो डेट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो उस डेट का जो ऐतिहासिक महत्व है वो हमेशा बना रहे, इसलिए संविधान को लागू नहीं किया गया। संविधान लागू किया गया कब? 26 जनवरी को, ताकि ये जो डेट, जो अभी तक हम लोग डेट मना रहे थे, इस डेट का भी ऐतिहासिक महत्व रहे। इसीलिए 26 जनवरी को ही संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। क्लियर? आगे अब क्या हुआ? 1930 में क्या हुआ? 1930 में 12 मार्च 1930 में दांडी मार्च चालू हुआ, दांडी मार्च। और ये साबरमती से लेकर दांडी तक चला। इसमें
78 लोग चले, 78 लोग चले, लगभग 385 से लेकर 390 किलोमीटर, 385 से लेकर 390 किलोमीटर लंबी यात्रा की गई। दांडी पहुंचे महात्मा गांधी अपने, मैंने इसमें लिखा नहीं है, 78 साथियों के साथ महात्मा गांधी पहुंचे और नमक कानून तोड़ा। नमक कानून तोड़ा, अब समझिएगा, दांडी मार्च और नमक कानून एक ही है। दांडी मार्च का मतलब है यहां से वहां तक मार्च करना, जाना, और जब वहां पहुंच गए हम साबर दांडी में, तो वहां पे हमने जो कानून तोड़ा वो था दांडी मार्च, और दांडी मार्च सॉरी वो था नमक कानून। नमक कानून तोड़ा गया 5 और 6 अप्रैल को, 5 और 6 अप्रैल को, और इसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। इसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। यहां समझिएगा, मैंने यहां भी सविनय अवज्ञा आंदोलन लिखा है। यहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था कि इसे करना है, और करा कब गया? 5 और 6 अप्रैल को किया गया। यानी ध्यान रखिएगा, 1930 में ही दांडी मार्च होता है। दांडी मार्च जिस दिन खत्म हुआ नमक कानून तोड़ा गया, और जिस दिन नमक कानून तोड़ा गया है 5 और 6 अप्रैल को, उसी दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। यानी ये तीनों चीजें एक ही है। ये सविनय अवज्ञा का मतलब क्या है? सविनय का मतलब होता है, सा का मतलब होता है साथ में, विनय का मतलब हम्बलनेस, यानी पूरे विनय के साथ, पूरे मान सम्मान के साथ। अवज्ञा का मतलब होता है आज्ञा का उल्लंघन करना, उल्टा आपकी बात नहीं मानना, यानी पूरे मान सम्मान के साथ, कोई बदतमीजी नहीं, कोई गलत बात नहीं, पूरे मान सम्मान के साथ हम आपकी बात को नहीं मानेंगे। किसकी बात को नहीं मानेंगे? अंग्रेजी सरकार की बात नहीं मानेंगे, लेकिन पूरे विनय के साथ, हाथ जोड़कर। जैसे आजकल आपने फिल्म देखा गांधीगिरी, तो गांधीगिरी क्या है? जैसे कोई ट्रैफिक रूल्स तोड़ रहा है, हम जाके गुलाब का फूल दे, ट्रैफिक रूल तोड़ रहा है तो हम क्या दे, क्या है? गुलाब का फूल। यानी पूरे मान सम्मान के साथ हम आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, कि हम आपके हाथ भी जोड़ रहे हैं, आपकी बेइज्जती भी कर रहे हैं। यही था सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए देखते हैं एक चीज और भी, 3 नाम आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, कॉपी आपके पास हो, मैंने यहां लिखा नहीं, जगह की कमी है। 3 नाम है। एक नाम आपने सुना होगा, भारत कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, समझ गए होंगे कौन? सरोजिनी नायडू। दूसरे थे हमारे गांधी जी के सबसे बड़े बेटे हरिलाल, और तीसरे एक इमाम साहब। तो 3 लोग कौन? सरोजिनी नायडू, इमाम साहब और गांधी जी के बेटे। 3 लोग इसमें जबरदस्त रूप से गांधी जी के साथ चले थे। हालांकि मैंने 78 बोला है, 78 लोग तो चले थे, लेकिन रास्ते में इतना व्यापक जन समर्थन मिला कि जब ये दांडी पहुंचे तो गांधी जी के साथ लाखों लोग थे। आप ये भी कह सकते हो, ध्यान रखिएगा इन चीजों को, ये भारत का वो पहला आंदोलन है जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं, बूढ़ों, बच्चों ने भाग लिया। अभी तक जितने आंदोलन थे उसमें अधिकतर पुरुष होते थे, लेकिन इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। एक और बात मुझे याद आती है, एक नागालैंड की लड़की थी, नागालैंड की 13-14 साल की, उसने इसमें बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसीलिए भारत के पहले प्रधानमंत्री जो हुए जवाहरलाल नेहरू, उसने उस लड़की को कहा क्वीन ऑफ आर्क, क्वीन ऑफ आर्क। तो अगर दिया जाए क्वीन ऑफ आर्क की उपाधि किसको मिली? तो नागालैंड की उस लड़की को। और क्यों मिली? गांधी जी के इस दांडी मार्च में आगे से आगे, ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करने की वजह से। तो 4 नाम आपको याद रखने हैं, सरोजिनी नायडू, इमाम साहब, गांधी जी के बेटे, और क्वीन ऑफ आर्क नागालैंड की लड़की। इन सब लोगों ने स्टार्ट किया दांडी मार्च। ये 78 लोग थे, लेकिन जो नासौरी के तट पे पहुंचे, जो दांडी पहुंचे, वहां पहुंचते पहुंचते ये लोग लाखों की संख्या में हो गए थे। लगभग 385 से 390 किलोमीटर लंबी यात्रा रही। 5-6 अप्रैल को इन्होंने नमक कानून तोड़ा उसी दांडी यात्रा के अंत में, और वहीं से चालू हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसी समय प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ब्रिटेन में भारत के लोगों से बात करने के लिए। अब आप ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस इसमें नहीं गई थी, कांग्रेस इसमें नहीं गई थी, इसका मतलब गांधी जी भी नहीं गए थे। यानी पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया, गांधी जी ने हिस्सा नहीं लिया।
अब आते हैं आगे। 1931 में क्या हुआ, जब पहला गोलमेज सम्मेलन सफल नहीं रहा तो 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। गांधी जी ने अपना मांग पत्र, अपना एक डिमांड लेटर इरविन को सौंपा। इसी को कहा गया है गांधी इरविन समझौता, और ये समझौता इनको दिया और इसके बदले में अंग्रेजों ने इनसे सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने के लिए कहा और गांधी जी ने फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया। अब यहां ध्यान दीजिएगा, एक बार यहां आंदोलन वापस ले लिया जब राष्ट्रवाद बहुत तेज था, फिर यहां पे राष्ट्रवाद तेज था, फिर से इन्होंने आंदोलन को वापस लिया है। इसीलिए इस बार बार रोल बैक होने की वजह से या बार बार आंदोलन वापस लेने की वजह से सुभाष चंद्र बोस जी जैसे लोग इनसे बहुत नाराज थे। उनको लगता था कि बार बार आप आंदोलन करते हो, लोग जेल में ठूसे जाते हैं, बाद में आप उसको वापस लेते हो। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस इनसे नाराज हो गए थे और फिर उन्होंने अपना एक अलग दल बनाया। वो एक अलग कहानी है कि कब वो भारत से छुप के कहाँ चले गए, किस अधिवेशन में उन्होंने गांधी जी के जो उम्मीदवार था पट्टाभी सीताभी रमैया, उसको 1377 वोटों की बजाय 1580 वोटों से हरा दिया। वो लंबी कहानी, लेकिन वो अलग है। गांधी जी समझौता हुआ, इसमें गांधी जी शामिल थे, लेकिन फिर से गांधी निराश हुए क्योंकि उनकी मांगों का ध्यान नहीं दिया गया था। 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। एक बार फिर से गांधी जी ने और कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। अब आप देखो 1930 वाला और 1932 वाला, इन दोनों ही गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस और गांधी शामिल नहीं हुए। गांधी जी केवल किसमें शामिल हुए, 1931 वाले में सरोजनी नायडू के साथ में। ठीक, अब एक क्वेश्चन आता है कि गांधी जी किस सम्मेलन में शामिल हुए थे, सेकंड वाले में 1931 में। गांधी जी के साथ कौन गया था, सरोजनी नायडू। जो इरविन समझौता हुआ था वो किसने करवाया था, एक नाम है तेज बहादुर सप्रू, इन्होंने मीडिएटर बन के करवाया था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। एक क्वेश्चन और बनता है इसमें कि वे कौन थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। आप में से अधिकतर को मालूम होगा वे कौन थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा हुआ। लोग सोचते हैं गांधी, नहीं, गांधी ने केवल दूसरे में लिया था। 1 2 3 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। क्लियर भाई, कोई डाउट ना रखिएगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले व्यक्ति भीमराव अंबेडकर। पहले और दूसरे में कांग्रेस शामिल नहीं थी, गांधी भी नहीं थे। सॉरी, पहले और तीसरे में गांधी भी नहीं थे, कांग्रेस भी नहीं थी। गांधी केवल किस में रहे शामिल, दूसरे वाले में। किसके साथ गए थे, सरोजनी नायडू के साथ गए थे। चलिए, एक शब्द लिखा पुनः, ये क्या था। अंग्रेजों को लगा कि यार भारत में तो राष्ट्रवाद धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है, हमें छोड़ना ना पड़ जाए, तो उन्होंने दलितों को अल्पसंख्यक बताया। दलितों को अल्पसंख्यक बताकर उन्हें पृथक निर्वाचन की बात करी, कम्युनल रिवार्ड की बात करी। उन्होंने कहा इनका निर्वाचन अलग होना चाहिए, इसका निर्वाचन अलग होना चाहिए। दलित अलग क्षेत्र में मतदान करेंगे, उनके उम्मीदवार अलग होंगे, जहां पे अन्य जातियों के लोग नहीं जा पाएंगे। अंग्रेजों की बड़ी अच्छी सोच थी, अच्छी कह सकते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम तो लड़ ही रहा, हिंदुओं भी ऊंची जाति और नीची जाति, अगड़ी जाति और पिछड़ी जाति को आपस में लड़ा दो, ताकि इनका अंग्रेज सरकार के खिलाफ जो ये आंदोलन है ये कमजोर हो जाए और ये सब भारतीय आपस में ही लड़ते रहे। पहले हिंदू मुस्लिम लड़े, फिर हिंदुओं में भी अगड़ी जाति पिछड़ी जाति को लड़ा दो। और जैसे ही बात महात्मा गांधी को मालूम पड़ी, उस समय वो पुणे की यलवदा जेल में थे, उन्होंने वहां अनशन करना चालू किया। भीमराव अम्बेडकर इनसे मिलने आए, इनसे बातचीत हुई, पूना में बातचीत हुई। अंत में इन्होंने भीमराव अम्बेडकर की बात मान ली और इन्होंने क्या किया, जो 71 सीटें रिजर्व थी दलितों के लिए, ध्यान दीजिएगा, 71 सीटें जो रिजर्व थी उनकी संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गांधी जी ने। गांधी जी और अंबेडकर जी मिलकर इस बात को डिसाइड किया कि जो 71 सीटें हैं उससे कर लो कितना, 147 कर लो। और जो केंद्रीय विधानमंडल है, केंद्रीय विधानमंडल, उसमें
उसमें 18% का रिजर्वेशन और मिलेगा। लेकिन ये पृथक निर्वाचन की व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। ये मांग गांधी जी की थी। गांधी जी की मांग थी पृथक निर्वाचन खत्म करो, ताकि अगली पिछड़ी जातियों में कुछ भेदभाव न रह जाए। उसके बदले हम आपको देंगे क्या? हम देंगे आपको 71 की बजाय 147 सीटें का रिजर्वेशन, प्लस जो केंद्रीय विधानमंडल है सेंट्रल वाला, उसमें भी 18% का रिजर्वेशन देंगे। और भीमराव अम्बेडकर ने ये बात मान ली। वरना आज देश में वही होता कि अगड़ी जातियां अलग जगह वोट करेंगी, पिछड़ी जातियां अलग करेंगी, फिर और भी चीजें बढ़ जाती है इसमें। इसी समय गांधी जी ने एक पत्र निकाला, अखबार निकाला, जिसका नाम था हरिजन। हरिजन, हरि का मतलब भगवान, जन का मतलब लोग, यानी ये अछूत लोगों को, जिनको उस समय अछूत कहा जाता था, उनको कहने लगे क्या? हरिजन। जिन्हें दलित कहा जाता है, दबे कुचले लोग कहा जाता है, उनको इन्होंने कहा हरिजन। ये भगवान के लोग हैं, हरि के लोग हैं, जन, हरिजन। यानी पत्र कब लिखा गया? 1932 में ही पूना पैक्ट हुआ, जिसके अंतर्गत पृथक निर्वाचन खत्म करके रिजर्व सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1935 में क्या हुआ? भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित हुआ, जिससे देश में सांसदों की सीटों का निर्वाचन हुआ कि कौन सा सांसद, कौन सा व्यक्ति कहां से चुनाव लड़ेगा, इसका निर्वाचन हुआ। लेकिन इस समय तक मुस्लिम लीग इस बात से सहमत नहीं थी, मुस्लिम वर्ग इससे असंतुष्ट हुआ। और यहां दीगर बात है, ध्यान देने वाली बात है, मुस्लिम लीग असंतुष्ट थी। क्यों थी? क्योंकि अंग्रेज उनकी कान भर रहे थे कि अगर आप इनकी बात मान लोगे, बापू और नेहरू की, तो आपको हक नहीं मिलेगा। भाई जब उन्होंने देखा दलितों को तो हम भड़का नहीं पाए, तो उन्होंने मुस्लिम लीग के माध्यम से भारत में उन्होंने सोचा कि हिंदू मुस्लिम थोड़ा सा होना चाहिए, ऐसा अंग्रेजों की सोच। 1940 में इसी की वजह से 1940 में जिन्ना ने पहली बार पाकिस्तान की मांग की। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिन्ना ने पाकिस्तान शब्द दिया, वो किसी और ने दिया, वो लंबी कहानी है। लेकिन जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की, जिसके विरोध में गांधी जी ने, देखिए जब यहां पर पृथक निर्वाचन था तो उसके विरोध में गांधी जी ने नर्मदा जेल में अनशन किया था। और यहां पे फिर से गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया, और व्यक्तिगत सत्याग्रह करने में इनके दो लोगों ने साथ दिया, एक विनोबा भावे और एक जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, दो प्रथम सत्याग्रह थे, सत्याग्रही थे व्यक्तिगत वाले। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आ गया। क्रिप्स मिशन ने भारत में पहली बार कहा कि आप संविधान सभा बनाइए, आप संविधान बनाइए। 60% संविधान लगभग बन ही चुका था। इन्होंने कहा आप संविधान बनाइए। उस समय देश का गवर्नर जनरल कौन था? लेंतिलो, ये गवर्नर जनरल थे। क्रिप्स मिशन भारत आया, लेकिन दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि इसमें एक विवादित प्रावधान भी था कि अगर भारत का कोई प्रांत, कोई राज्य इस संविधान को ना मानना चाहे तो वो ना माने। अब जैसे ये बात आई तो सबने इसका विरोध किया। इसे पोस्ट डेटेड चेक कहकर, दिवालिया बैंक का चेक कहकर खारिज कर दिया गया। दिवालिया बैंक का चेक या दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कह के खारिज कर दिया गया। और महात्मा गांधी ने नए सिरे से एक नारा दिया, करो या मरो, डू एंड डाई। और यहां से 8 अगस्त को भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। ध्यान से सुनिएगा, 8 अगस्त को भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। इसीलिए इसी को बोलते हैं अगस्त क्रांति, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ये कब स्टार्ट हुआ? 8 अगस्त को। और जैसे इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की, अंग्रेजों ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन जीरो आवर। और ये ऑपरेशन जीरो आवर चला के अंग्रेजों ने गांधी जी को सबसे पहले जेल में डाला, इनके सहयोगियों के साथ। ठीक, अब 8 अगस्त को ये घोषणा हुई, 8 अगस्त को जेल में डाल दिया। फिर क्या हुआ? एक नाम याद रखिएगा, मैंने कहा कई मैंने नाम बोले जिसमें जगह नहीं थी यहां पे लिखने की, आप कॉपी में नोट करिएगा। अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली, ये कौन थी? 8 अगस्त को जब भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित हुआ, उसके तुरंत बाद अंग्रेजों ने चलाया क्या? ऑपरेशन जीरो आवर, जिसके अंतर्गत महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया गया। तब उस आंदोलन को किसने स्टार्ट किया? अगले दिन 9 अगस्त को चालू किया। किसने? अरुणा
आसफ अली ने। ये कई बार क्वेश्चन आया कि गांधी जी के जेल जाने के बाद गांधी जी का जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, भारत छोड़ो आंदोलन था, उसका नेतृत्व किसने किया? अरुणा आसफ अली ने। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था ना, इसके विरोध में बहुत से लोग थे। साम्यवादी दल, साम्यवादी मतलब मार्क्सवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, अंबेडकर और मुस्लिम लीग, ये सभी इस आंदोलन के समर्थन में नहीं थे, ये किनारे हो गए। मुस्लिम लीग क्यों थी? मुस्लिम लीग ने अलग बना दिया था, डिवाइड एंड क्वाइट, यानी बांटो और हट जाओ। मुस्लिम लीग कह रहा था भारत के दो हिस्से करो, तो वो समर्थन में नहीं थी। कम्युनिस्ट पार्टियां, साम्यवादी दल, इसके समर्थन में नहीं थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये समर्थन में नहीं थे, इनको हम लोग बोलते हैं राजा जी। और भीमराव अंबेडकर भी इसके समर्थन में नहीं थे। किसके? इस आंदोलन के। उनको लगता था उनके साथ ठीक नहीं हो रहा, और सीटें मिलनी चाहिए। ठीक, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है, जो भारत विभाजन की मंजूरी देता है। और जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया, भारत विभाजन की उसने मंजूरी दे दी। पूरे देश में कम्युनल राइट दंगे शुरू हो गए। गांधी जी जगह जगह जाके दंगों की आग को बुझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन वो पर्याप्त नहीं रहा। 1947 में माउंटबेटन योजना, लॉर्ड माउंटबेटन, आपको मालूम होगा, भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। पहले और अंतिम, सॉरी पहला अंतिम बोल रहा हूं, भारत के अंतिम गवर्नर, मतलब भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और उन्होंने योजना बनाई, भारत पाकिस्तान को अलग किया, और बीच में जो रेखा बनाई भारत पाकिस्तान की, जिसको बोलते हैं रेड क्लिफ योजना, सॉरी रेड क्लिफ लाइन, और भारत का विभाजन हो गया। भारत एक अलग राष्ट्र बना और पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बना। यहीं से महात्मा गांधी की छवि में कुछ लोग नायक उनको मानते थे, उनके इन सारे कार्यों की वजह से। और कई लोग भारत के विभाजन का जिम्मेदार मानते थे उन्हें, जिसमें हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे लोग थे, जिन्होंने कहा था कि तुम्हारी गांधी और नेहरू की वजह से, ऐसा कुछ था। कई राष्ट्रवादी लोग भारत के विभाजन के लिए महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार मानते थे। तब से लेकर आज की डेट तक अभी तक ये क्वेश्चन सुलझा नहीं है कि महात्मा गांधी नायक हैं कि खलनायक हैं। हालांकि राष्ट्रपिता है, देश की आजादी में योगदान है, लेकिन हाँ, चूंकि देश का डिवीजन हुआ, पार्टीशन हुआ, इसलिए अभी भी कुछ लोग इन्हें देश के विभाजन का जिम्मेदार मानते हैं। उन्हीं में से एक व्यक्ति था नाथूराम गोडसे। 13 जनवरी 1948 से महात्मा गांधी ने दंगों के विरोध में उपवास करना शुरू किया। 20 जनवरी को इनकी सभा में बम विस्फोट होता है, जहां ये बच जाते हैं, लेकिन अगली बार इनकी किस्मत शायद इतनी अच्छी नहीं थी। 30 जनवरी का वो दिन था जब नाथूराम गोडसे ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी। और वो व्यक्ति जिसने पूरा जीवन अपने लिए, अपने देश के लिए लगा दिया, वो मरते मरते कुछ लोगों के लिए शायद खलनायक भी बन गया। और आज तक उस पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं कि गोडसे नायक था कि गांधी। लेकिन ये निश्चित मानिए, गांधी जी का योगदान भारत की आजादी में सबसे ज्यादा माना जा सकता है। इसका ये मतलब कतई नहीं कि बाकी लोगों का नहीं है, सुभाष चंद्र बोस जी का नहीं है या भगत सिंह का नहीं, सभी का था। लेकिन फिर भी इनके कार्यों के आधार पर इन्हें खलनायक तो नहीं माना जा सकता। ये मेरे अपने विचार भी हैं। फिर इन्हें भारत का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कुछ और मैंने लाइनें लिखी, थोड़ा देखिएगा। इन्होंने कुछ बुकें लिखी। पहली बुक थी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। याद रखिए, गुजराती की लैंग्वेज है ये बुक, लेकिन बाद में महादेव देसाई एक व्यक्ति हैं जिन्होंने गुजराती से इसका ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, मूलतः गुजराती में है। महादेव देसाई ने इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। ए प्ली फॉर वेजिटेरियन, ये एक बुक और है इनकी, और एक बुक इनकी है सेल्फ रिस्ट्रेंट। ये 3 इनकी बुकें हैं। इनके कुछ न्यूज़पेपर हैं। इंडियन ओपिनियन 1930 साउथ अफ्रीका में, हिंद स्वराज 1909 साउथ अफ्रीका में,
यंग इंडिया 1919 में इंडिया में, और हरिजन नामक पत्रिका 1932 ये उसी समय लिखी जब पूना पैक्ट हुआ था। ठीक, इनके आश्रम की बात करें तो पहला आश्रम कौन था? टॉलस्टॉय फर्म। दूसरा ऑप्शन क्या है, आश्रम क्या है? फिनिक्स फर्म। ये दोनों ही कहां पे है भैया? साउथ अफ्रीका में है। साबरमती और सेवाग्राम जो बह रहा है ये कहां पे है? अहमदाबाद और गुजरात। ये अहमदाबाद में है, ये गुजरात में है। फिर इनकी उपाधियों की बात करें तो इनकी उपाधि दी महात्मा की, किसने दी है? टैगोर ने। यहाँ पे लिखाया था, मैंने बताया था किसकी वजह से। राष्ट्रपिता कहा? सुभाष बाबू ने, जब वो देश के बाहर थे। वन मैन बाउंड्री फोर्स का माउंटबेटन ने। बापू इन्हें प्यार से नेहरू जी बोलते थे। नेकेड फकीर कहा था किसने? चर्चिल ने। ये तब कहा था जब ये यहाँ पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मिलने गए थे, तब कहा था नेकेड फकीर। जो उनका अनसक्सेस हुआ था, जो ये गए थे सरोजनी नायडू के साथ में। और भर्ती कराने वाला सार्जेंट इनको कहा जाता था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो लोग थे उन्होंने इन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट। ये बड़ा टॉपिक था भाई, इतना समय नहीं था, और वैसे भी मेरे ख्याल से 40, 45, 50 मिनट का ये वीडियो हो गया है, तो कुछ चीजें हो सकता है छूट गई हो, तो फिर आगे कहीं बता देंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हम डायरेक्ट तैयार खड़े हो जा रहे हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक एक चीज नोट करिएगा, एक एक चीज को समझिएगा। कई हमने नाम बोले हैं कहीं कहीं पर कि यहाँ पर हमने दांडीबाज के समय 3 नाम दिए, आपका सरोजिनी नायडू, इमाम साहब और साथ में इनके बड़े बेटे का। यहाँ पे 8 तारीख के बाद, 8 अगस्त के बाद मैंने 9 अगस्त के लिए नाम लिया, राणा आसफ अली। इन सबके नाम भी याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में आए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत। आज अपने आप बनाया है।